हेलो गाइस, आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। एज वी ऑल नो दैट 17 दिसंबर को हमारा सीएमए फाउंडेशन का एग्ज़ाम है। अभी हार्डली हमारे पास 2 दिन बचे हुए हैं। तो मैं यहाँ पे डिस्कस करने आया हूँ आपके एबीसी एनालिसिस लास्ट डे रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से, और मैं आपको शेयर करूँगा कि हमारे 1 डे बिफोर एग्ज़ाम का क्या टेक्निक रहना चाहिए, व्हाट शुड बी प्लान। तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है हमारा ये 17 दिसंबर को सेकंड हाफ में आपका पेपर है, फर्स्ट हाफ में नहीं है। फर्स्ट हाफ में आपका पेपर है लॉ एंड अकाउंट्स। In part 2 means second half, after the break of 2 hours, means from 12 to 2 we have 2 hours का break, and after the break we are giving mathematics stats का एक पेपर है, और उसके बाद में इकोनॉमिक्स मैनेजमेंट का है। तो आपके पास पेपर 4 एट द एंड वाला चीज़ है। और अगर मैं ओवरऑल बेसिस बोलूँ तो सबसे ज़्यादा स्कोरिंग अगर पार्ट कोई है तो वो इकोनॉमिक्स है, एज यू ऑल नो दैट। मैक्सिमम लेवल यू कैन स्कोर इन दिस। तो अगर आप 400 की प्लानिंग कर रहे हो तो यू कैन डेफिनेटली ट्राई फॉर 90 प्लस इन इकोनॉमिक्स मैनेजमेंट लेवल, तब जाके आपका ओवरऑल स्कोर काफ़ी अच्छा हो जाएगा। मीन्स यू कैन टारगेट 350 प्लस 360 प्लस। एज यू ऑल नो निगेटिव मार्किंग नहीं है। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़, सब सारे के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं और टाइमली मैनेज करना है। ऐसा नहीं कि हम फर्स्ट क्वेश्चन में या फिर स्टार्टिंग के 10-15 क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं। उससे प्रॉब्लम ये हो सकता है कि स्टार्टिंग में ज़्यादा टाइम चले गया जाएगा, तो लास्ट के जो क्वेश्चंस रहेंगे सेकंड हाफ में, थर्ड हाफ, तो आपको बहुत कम टाइम मिलेगा वो क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने के लिए। फिर आप लास्ट मोमेंट पे गड़बड़ के चक्कर में आपकी गलत हो सकते हैं आंसर्स, तो ये गलती नहीं होनी चाहिए। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपका अगर एमसीक्यू का क्वेश्चंस आता है स्टार्टिंग लेवल पे, हमने वो पॉइंट आउट करने जो हमें आते हैं इजीली। क्वेश्चन पढ़ा, आपको लगता है आ रहा है, आंसर दे दो, आगे बढ़ो। उसके बाद में हो सकता है सेकंड थर्ड क्वेश्चन मुझे थोड़ा टफ जा रहा है, आई कैन स्किप। बट जब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा रहा हूँ, तो जब भी आप मार्किंग करते हो आपके पास ओएमआर शीट रहेगा, तो आपको वहाँ पे सर्कल करना है आपके एबीसीडी में से। लगते लेट से आपको लगता है सी आंसर है। तो प्रॉब्लम क्या होता है, मैं मैक्सिमम स्टूडेंट जब क्वेश्चन स्किप करता है, तो वो अभी क्वेश्चन 1 अटेम्प्ट किया है, अभी 2 स्किप करके वो थर्ड सॉल्व कर रहा है। तो वो पढ़ता क्वेश्चन थर्ड है, उसका आंसर उसको सी लिखना है, वो मार्क करके आ जाता है क्वेश्चन 2 के इसमें। मतलब क्या हुआ, फिर वो 2 के वहाँ पे गलती हो गई, तो फिर अकॉर्डिंगली फिर 3 4 5 6 में पूरा गलती हो जाता है, बाद में उसको समझता है। तो ये गलती नहीं होना चाहिए प्लीज़। जब भी आप आंसर राइटिंग कर रहे हो, जब भी आप क्वेश्चन स्किप कर रहे हो, तो वो स्किप होने के बाद में थर्ड क्वेश्चन आप मार्क कर रहे हो, तो थर्ड का प्लीज़ देख लेना, आप थर्ड ही मार्क कर रहे हो ना। नहीं तो पढ़ रहे हो थर्ड और आंसर दे रहे हो सेकंड का, तो पूरा गलती हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसका आगे भी इम्पैक्ट आ जाएगा। तो बेटर है जब भी आप स्किप कर रहे हो, कुछ छोटा सा मार्किंग कर दीजिए आपके क्वेश्चन पेपर में साइड में, उतना ही आपके आंसर शीट में मार्क रहेगा, मतलब पता रहेगा। जब आपका पेपर ऑलमोस्ट कंप्लीशन पे आ जाएगा, जो जो क्वेश्चंस आपके अचीवेबल थे आपने सॉल्व कर लिए, फिर बाद में आप वो जो टफ वाले क्वेश्चन थे उस पे हाथ लगाइए। अकॉर्डिंगली आपने मार्क किया रहेगा, उतने से आपको क्वेश्चंस पे जाना है। आप समझ जाएंगे कितने कितने आंसर्स मेरे पेंडिंग है। दिस इज द बेस्ट स्ट्रेटेजी। नेवर गो विद दैट अप्रोच कि मैं 100 आउट ऑफ 100 पहले ही सॉल्व करूंगा। नो, आपको जितने ज़्यादा अच्छे अच्छे वाले आते हैं, जब 100% कॉन्फिडेंस वाले, वो पहले कंप्लीट कर लो। जहाँ जहाँ डाउटफुल है उसको थोड़ा स्किप रखा तो चलेगा, टाइम बिंग के लिए पेंडिंग रखो, चलेगा। क्यों? क्योंकि आप उसमें ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट हो जाएगा, तो बाद में कम टाइम बचेगा। तो ट्राई करना कि लेट से अभी जैसे मैं अगर इकोनॉमिक्स मैनेजमेंट की बात करूँ, तो 50 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने फॉर 100 मार्क्स, 1 क्वेश्चन 2 मार्क्स। तो 50 क्वेश्चन में आई कैन अश्योर यू दैट 35 अराउंड ये क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जो आप इजीली लिख पाओगे। 30 to 35 ये रेंज रहता है जिसमें आप इजीली अचीव कर पाओगे। आपके लिए वो क्वाइट कंफर्टेबल या नोन टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे, जिसको आपको आंसर में ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं रहेगा ऑप्शंस में। मतलब मैक्सिमम आप बोलोगे कि सर 30 क्वेश्चन ऐसे जिसमें मुझे पता है आंसर बी है या सी है, जो भी है, राइट। बट ये पहले कंप्लीट कर दोगे तो ये ऐसे 30 क्वेश्चन लेट से आपने ऑलमोस्ट 25 मिनट्स में ख़त्म कर दिए। ठीक है, आपके पास में पूरा की पूरा 2 घंटा बचा हुआ है। ठीक है, पूरा टोटल 2 आवर्स आपके पास दिया हुआ है फॉर गिविंग 100 क्वेश्चंस। आपने 20-25 मिनट में ही 25-30 क्वेश्चन अगर खत्म कर दिया, तो हार्डली बचते फिर अपने 15-20 क्वेश्चंस। उसमें यू कैन गिव 1 मिनट, 1.5 मिनट, 2 मिनट भी अगर आपको लगता है पर क्वेश्चन, दैट इज स्टिल नॉर्मल, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, वही अगर आप स्टार्टिंग लेवल पे ज़्यादा टाइम ले लोगे तो बाद में प्रॉब्लम जाएगा। तो ये चीज़ का प्लीज़ ध्यान रखना। दिस यू कैन अचीव इन दिस, यू कैन फॉलो इन ऑल द पेपर पैटर्न्स, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट स्पेशल में अगर इकोनॉमिक्स मैनेजमेंट की बात करूँ, तो इकोनॉमिक्स पहले लेना। मैनेजमेंट यू कैन कीप इट फॉर द सेकंड लेवल। मतलब इकोनॉमिक्स लेवल पे आपका मेजर पार्ट खत्म हो गया, बिकॉज इकोनॉमिक्स कम फॉर 70 मार्क्स, हाईएस्ट लेवल है वो। ठीक है, मतलब अगर मैं टोटल पेपर 4 की बात करूँ, तो 100 मार्क्स में से 70 मार्क्स तो सिर्फ आपके इकोनॉमिक्स मैनेजमेंट के। 70 के आपको, आप अगर देखोगे तो क्वेश्चंस कितने आने वाले, 35 क्वेश्चंस आने वाले, 35 मल्टीप्लाई बाय 270। तो फर्स्ट फोकस ऑन दिस। ठीक है, ये होने के बाद में अभी सर आपका एबीसी एनालिसिस की बात करते हैं पूरे एग्जामिनेशन की।
तो आपके पेपर में आपका 1 डे बिफोर एग्ज़ाम आप जब रिवाइज़ करोगे, तब रिवाइज़ में आपको मतलब अभी देखो आपके पास में अभी मेजरली बचे हैं 2 दिन, राइट? 15 तारीख बचा है और 16 तारीख बचा है, ये 2 दिन आपके पास बचे हैं। आपके पूरे मैराथन सीरीज़ कंप्लीट हो गए, ओरिजिनल सेशंस आपके हो चुके हैं, टेस्ट सीरीज़ आपने दे दी है। इकोनॉमिक्स के तो मैंने आपके 2 टेस्ट लिए थे, अगर आपने अभी तक नहीं दिए तो प्लीज़ वो टेस्ट सबमिट कर देना। मैंने 50-50 क्वेश्चंस ऐसे टोटल 100 क्वेश्चंस के 2 टेस्ट लिए हैं, तो उससे आपको एक रिवीजन में भी हेल्प हो जाएगा। अभी बचे हैं 2 दिन, तो 15 और 16 ये 2 दिन में से आप 1 दिन डेडिकेटेडली ये ग्रुप 2 को दो और 1 दिन मतलब जो भी 15 या 16 जो भी आपको सही लगता है, दोनों में से कोई भी 1 दिन आप ग्रुप 1 के लिए दे दो। ग्रुप 2 में मैथ्स और स्टैट है और इकोनॉमिक्स मैनेजमेंट है। तो इकोनॉमिक्स को यू शुड गिव एटलीस्ट अ हाफ डे। आपने पूरा मैराथन देख लिया, आपका सेल्फ रिवीजन बेसिस पे आपको मिनिमम 6 से 7 घंटे देने चाहिए, मिनिमम 6 से 7 घंटे देने चाहिए। बाकी मैक्सिमम 10-11 घंटे आप अगर फुल डे आप अच्छे से पढ़ पाते हो तो उसमें इकोनॉमिक्स मैनेजमेंट दोनों हो जाएगा आराम से। तो इकोनॉमिक्स को मिनिमम आपको 6-7 घंटे देने चाहिए। तो 6-7 घंटे का पेपर पैटर्न क्या होना चाहिए, मतलब सॉरी पढ़ाई करने का पैटर्न क्या होना चाहिए? सबसे पहले आपको ये मैंने पैटर्न लिख के दिया है, ये पैटर्न आपको फॉलो करना है। सबसे पहले आप क्या करोगे, आप ले लोगे डिमांड यूटिलिटी सप्लाई वाला चीज़, जिसमें डिमांड आपने अच्छे से पढ़ लिया, सप्लाई आपके लिए कॉपी पेस्ट है, यूटिलिटी थोड़ा सा पढ़ना है, तो ये आप खत्म कर पाओगे 30 मिनट्स में। 30 मिनट्स के बाद में आपको जाना है प्रोडक्शन कॉस्ट पे। प्रोडक्शन कॉस्ट जल्दी खत्म करना है क्योंकि उसमें लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन है, रिटर्न टू स्केल्स है आपके। फिर बाद में प्रोडक्शन के इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस की बारी आएगी, उसमें थ्योरी वाले क्वेश्चंस हैं, तो पॉइंट्स पॉइंट्स जाते जाना। जो हमने समरी बुक दी है या फिर जो हमने क्लास में एलडीआर लिखे उसी से पढ़ाई करना, उससे जल्दी रिवाइज कर पाओगे। और कॉस्ट में सारे के सारे कॉस्ट के टाइप और उसका आपका ग्राफ और उसके टेबल वो अच्छे से करके जाना। और मैं जब डिमांड की बात करता हूँ तो ऑब्वियसली उसमें प्राइस इलास्टिसिटी के वो 5 बच्चे जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, प्राइस इलास्टिसिटी, क्रॉस और इनकम वाला, और बेसिक फंडामेंटल्स ऑफ डिमांड वगैरह जो लॉ ऑफ सप्लाई डिमांड सप्लाई जो बेसिक है वो पूरा करना है। यूटिलिटी में सबसे इंपॉर्टेंट है अपना डीएमयू वाला चीज़ और ग्राफ। ग्राफ में भी वो टीयू और एमयू वाला वो ग्राफ मत छोड़ना। मैं आपको एक ओवरऑल प्लानिंग बता देता हूँ क्या क्या चीज़ें आपको मैंडेटरीली करनी है जो छोड़ना नहीं है। प्रोडक्शन कॉस्ट के होने के बाद में प्रोडक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट है हमें ग्राफ करके जाना है, ग्राफ मत भूलना, दोनों ग्राफ रिटर्न टू स्केल वाला भी और वेरिएबल प्रोपोर्शन वाला भी। वेरिएबल प्रोपोर्शन में स्टेजेस वाइज एपी एमपी वो पूरा कंप्लीट करके जाना है आपको, उसमें गलती मत कर देना, ठीक है। फिर बाद में सबसे इंपॉर्टेंट ये जैसे 2 खत्म होने के बाद आप मार्केट स्टार्ट कर देना। मार्केट स्टार्ट में क्या करना है आपको, टाइप्स ऑफ मार्केट परफेक्ट इम्परफेक्ट वाले, इम्परफेक्ट में 3 वो अपने जो मेजरली मोनोपोली मोनोपोलिस्टिक ओलिगोपोली ये 3 इंपॉर्टेंट होने चाहिए और परफेक्ट कॉम्पिटिशन ये 4 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यही आपको मार्केट वाले टाइप्स का कंप्लीट कर लेना है। और ये जब 4 पढ़ोगे तो सबके इसका फीचर इसका मैंने कॉम्बो चार्ट बना के दिया, उतना सा चार्ट पढ़ लेना और डायरेक्टली इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन के मोनोपोली मोनोपोलिस्टिक वाले के और परफेक्ट कॉम्पिटिशन का वो तीनों के ग्राफ देख लेना। नॉर्मल रन में आपको पता है मतलब शॉर्ट रन में तीनों चीज़ पॉसिबल है, नॉर्मल प्रॉफिट भी, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट भी और लॉस भी, तो उनके ग्राफ ज़रूर देख लेना, ठीक है। मतलब वो आपको एक क्लैरिटी आ जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट है प्राइस डिटर्मिनेशन में इक्विलिब्रियम वाला केस। मार्केट में आपने देखा रहेगा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन लेवल तब आती है जब आपके मतलब हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन मतलब आपके इसमें इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है, एम सी इज इक्वल टू एम आर वो वाला कंडीशन, और सेकंड एम सी शुड कट एम आर फ्रॉम बिलो, ये वाले जो बेसिक क्राइटेरिया है वो क्लियर करके लाना। और इसके बाद में आप ग्राफ देख लेना तीनों के। लॉन्ग रन में कभी भी याद रखना सिर्फ मोनोपॉली वाले केस में दोनों चीज़ पॉसिबल है, नॉर्मल प्रॉफिट सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, बाकी सारी चीज़ें पॉसिबल नहीं है, ओनली नॉर्मल प्रॉफिट पॉसिबल है, ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर वाला चीज़ मैंने आपको पूरा लिखवा के दिया है, चार्ट्स और ग्राफ वो जरूर करके जाना। फिर मार्केट होने के बाद आप चले जाओ, ये जो मैंने इंटेंशनली आपको मार्किंग करके रखा है कौन सी ए कैटेगरी है, कौन सी बी कैटेगरी, कौन सी सी कैटेगरी है, जो आप लिस्ट में रख सकते हो। फिर सबसे इंपॉर्टेंट है वो होने के बाद पेस्ले और वुकाफू बी कैटेगरी है, जस्ट उसके लॉन्ग फॉर्म वाला फुल फॉर्म वाला वो एक बार देख लेना। सारे ईच बुलेटिन के जो पॉइंट्स है इसके मेमोरी टेक्निक्स मैंने आपको ऑलरेडी दिया हुआ है, वो कंप्लीट कर लेना। फिर उसके बाद इंटरनल एक्सटर्नल एनवायरनमेंट वाला कॉमिक्स वगैरह वाला वो सारा चीज़ मैंने मेमोरी टेक्निक के साथ लिखवाया है। वो जैसे होता है फिर आप इको के जो बेसिक वाला चैप्टर है वो लेना आप इसके बाद में। इको बेसिक्स वाले चैप्टर में क्या है, इंट्रो लेवल का है और वहाँ पे आपके बहुत सारे इकोनॉमिस्ट के नाम है, इकोनॉमिस्ट के पूरे नाम की मैंने पीडीएफ ऑलरेडी आपको दे के रखी हुई है। फिर इंट्रोडक्टरी चैप्टर जो है उतना कंप्लीट करना। वो होने के बाद में सबसे लास्ट में इंटेंशनली मैं मनी बैंकिंग सबसे लास्ट में रख रहा हूँ, क्यों? क्योंकि इसमें बहुत सारी टेक्निकल चीज़ें हैं, माइन्यूट चीज़ें जो कि आपको याद रखना जरूरी है और जितना फ्रेश रहेगा उतना अच्छा।
ठीक है। और मनी बैंकिंग वाले ऐसी चीज़ है जो जो आपको टेक्निकल पार्ट जहाँ जहाँ लगते हैं कि मुझे थोड़ा टफ ज़्यादा याद करने के लिए, तो जो 2 घंटे का टाइम है हमें सेकंड पार्ट का जो एग्जाम है 12 से 2 का जो गैप है, उसमें एक बार फिर से रिवाइज कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको एक डिटेल चार्ट लिखवा के दिया है जिसमें सारे इंस्टीट्यूशन के नाम है, नाम के साथ में उसका शॉर्ट फॉर्म, फुल फॉर्म, उसका ईयर और एरिया ऑफ वर्क क्या है वो देखना जरूरी है। उसके ऊपर काफ़ी एमसीक्यू बात है। फिर बाद में कमर्शियल बैंक और सेंट्रल बैंक, जिसमें आपके बेस रेट वगैरह वाले जो क्वेश्चन है वो वाले कंप्लीट करना जरूरी है। फिर बाद में आ जाना लास्ट में वो थीरीज, थीरीज जो आपको दिए हुए हैं यूनिट नंबर 1 लेवल पे, मतलब मनी बैंकिंग में ही जो सेपरेट सब यूनिट है उसमें लेवल 1 में। इतना आपको ये लेवल से कंप्लीट करना है। ये ऑर्डर से कंप्लीट करने से फायदा ये होगा, मैंने इंटेंशनली जो जो इजी इजी पार्ट था ना, जो आपने क्यूमुलेटिव बेसिस पे पढ़ा हुआ है काफ़ी लेवल पे, तो वो मैंने पहले ही आपको कंप्लीट कर दिया। इसमें आप टाइम बचा सकते हो, और बचा हुआ जो इंपॉर्टेंट टाइम है, मेजर टाइम, यू कैन डिवोट फॉर अदर थिंग जो कि आपने कम टच किया है। डिमांड वगैरह चीज़ें आपने बहुत बार पढ़ा हुआ है तो आपके लिए ज़्यादा टफ नहीं जाएगा, और 11th 12th 12th भी पढ़ा हुआ है। बट मेजोरिटी ऑफ द चैप्टर जहाँ पे बच्चे प्रॉब्लमेटिक क्रिएट होता है, मतलब आपको टफ जाता है, वो हो सकता है आपको प्रॉब्लम प्रोडक्शन एंड कॉस्ट लेवल पे हो सकता है, मार्केट में हो सकता है, मनी बैंकिंग में हो सकता है। तो ये वाली जो चीज़ है इसमें थोड़ा इंटरनली ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा। बाकी इसमें आप आपके लेवल पे मैनेज कर सकते हो। रहा सवाल पिछले वोकैब्युलरी वाला और ये इकोनॉमिक्स का बेसिक के जो इंट्रोडक्टरी चैप्टर है, मैंने इंटेंशनली बी और सी कैटेगरी में रखा हुआ है। यस। तो लास्ट मोमेंट पे अगर आपको टाइम का थोड़ा भी प्रॉब्लम आता है, ऐसा लगता है कि सर मेरे पास कम टाइम है और बहुत कुछ बचा हुआ है, तो पहले ए कैटेगरी वाले कंप्लीट करना, जो मैंने ए कैटेगरी मार्क करके रखा हुआ है, राइट। आई होप दिस प्लानिंग इज़ वेरी मच हेल्पफुल फॉर यू गाइज। और आराम से चिल आउट मोड में कंप्लीट करना, कोई गड़बड़ नहीं है। हमारे पास में नो निगेटिव मार्किंग है, तो एक चीज़ कंफर्म करना, 100% पेपर अटेम्प्ट करना है, चाहे वो ऑल 4 पेपर की बात कर रहा हूँ। और प्लीज़ जिस दिन पेपर है 17 तारीख को, उस दिन भी सुबह एटलीस्ट मिनिमम 2-3 घंटा पढ़ाई करके जाना। मतलब आपको मैं सिंपल स्ट्रैटेजी बोलूँ तो एटलीस्ट ट्राई टू गेट अप बाय 6। क्यों मैं बोल रहा हूँ, अगर आप 6 बजे उठने का ट्राई करते हो आराम से, तो आप अगर 6 साढ़े 6 को भी अगर उठने के बाद में अगर पढ़ाई को बैठ जाओगे, आपको एग्ज़ाम सेंटर पे जाना है तो एटलीस्ट यू विल हैव टू लीव बाय 9 o'clock, मतलब जो भी आपका सेंटर के ऊपर डिपेंड करता है। तो 9 बजे भी अगर आपको घर से निकलना है तो उसके पहले 2 घंटे की पढ़ाई होनी बहुत ज़रूरी है, जिसमें आप सिर्फ पार्ट 1 पढ़ना, मैं वापस बोल रहा हूँ पार्ट 1 ही पढ़ना। पार्ट 1 मतलब लॉ वाला और आपके फाइनेंस और कॉस्टिंग वाला पार्ट, ठीक है। तो ये वाला पार्ट है आपको कंप्लीट करना है। और फिर जो मतलब एग्जाम की सुबह जब जाने के पहले ये आपने कर लिया, तो फिर जो ब्रेक मिल रहा है 12 से 2 में, देर यू कैन डिवोट मोर ऑफ द टाइम फॉर दिस पार्ट। और सर मतलब और 15 और 16 तारीख जो 2 दिन पहले है हमारे एग्जाम के, वो हमने क्या करना चाहिए, मैंने वो भी पहले ही बता दिया कि 15 तारीख या फिर 16, उसमें से आप दो में से एक दिन ये स्टार्टिंग के एक को दो, और दूसरा दिन जो भी है 16 तारीख, वो ये पेपर को दे दो। दैट इज़ द बेस्ट थिंग, जैसे आपको सही लगता है। आपको अगर 15 तारीख ये 2 सब्जेक्ट को देना है वो दे दो, और 16 तारीख आप ये 2 सब्जेक्ट को दे दो, ठीक है। अभी मैं आता हूँ आपकी कॉस्टिंग वाली चीज़ पे। ये हमारा पूरा कंप्लीट हो गया फॉर इकोनॉमिक्स। मैं अभी आपको डिस्कस करूंगा, सबसे इंपॉर्टेंट है अपना, एक सेकेंड, सबसे इंपॉर्टेंट हमारा जो नेक्स्ट वाला टॉपिक है उसकी मैं बात करता हूँ, जो कि है आपके कॉस्ट अकाउंटिंग वाला, वो जो 30 मार्क्स वाला सिलेबस है। 30 मार्क्स के लिए आपको क्या क्या करना है, सबसे इंपॉर्टेंट है उसमें कॉस्ट शीट। ध्यान से सुनना मेरी बात, मैं आपको एक बार वो एक पीडीएफ ओपन कर देता हूँ। यस, ये रहा आपका स्टडी मटेरियल फाउंडेशन वाला। तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कॉस्ट शीट। कॉस्ट शीट का सबसे पहले एक फॉर्मेट मैंने आपको ऑलरेडी लिखवा के दिया हुआ है, तो वो आपको कंप्लीट करना बहुत ज़रूरी है। जैसे आपका वो कॉस्ट शीट वाला पार्ट खत्म होता है, कॉस्ट शीट के क्वेश्चन दिए हुए हैं न्यूमेरिकल वाले, मैंने पूरा डिटेल मैराथन दिया हुआ है, वो आपने कंप्लीट कर लिया होगा। इसके साथ में आपको मैंने मेजर ये एक स्ट्रक्चर बना के दिया हुआ है कॉस्ट शीट का, स्टेटमेंट का। मतलब पीसी के बाद एफसी आता है, एफसी के बाद सीओपी, सीओपी के बाद में सीओजीएस, सीओजीएस के बाद में आपका सीओएस, ठीक है। तो वो वाला जो पार्ट है पूरा, उसमें इंडिविजुअल टॉपिक्स कौन से आएंगे, वो वाली चीज़ आपको 100% रिवाइज करना जरूरी है। तो ये जो 30 मार्क्स की बात कर रहा हूँ, तो उसमें आप अगर ध्यान से देखोगे तो वो सबसे पहले कर लेना, और वो ए कैटेगरी है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो है। वो होने के बाद में डायरेक्टली यू कैन गो विद द कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। सर वापस बताना एक बार, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की लिस्ट मैंने आपको दिया हुआ है, उसके नाम और नंबर वो याद करना बहुत जरूरी है, एमसीक्यू के फॉर्मेट में बहुत बार आया हुआ है, और वो याद करना है आपको, फाउंडेशन में भी काम आएगा, इंटर में भी है।
तो उसके नाम के साथ मैंने मेमोरी टेक्निक आपको दिया हुआ है, वो सारे नाम आपको लर्न करने पड़ेंगे। सेकंड, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट होने के बाद थर्ड वाला चीज़ जो आपको इसके बाद करना पड़ेगा वो है आपका बेसिक्स। फिर उसमें पूरे कॉस्ट के टाइप्स आ गए, कॉस्ट अकाउंटिंग के रिलेशनशिप, और इसमें जो फाइनेंस अकाउंटिंग में और कॉस्ट अकाउंटिंग के जो डिफरेंस वाले पॉइंट्स दिए हुए टेबल वाले, वो आपको करने बहुत ज़्यादा जरूरत है। ठीक है, तो कॉस्ट अकाउंटिंग साइड में आपको ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट नहीं करना है, उसमें सिर्फ आपको नाम नंबर वाला एक बार देखना है, राइट। उसके बाद में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि कॉस्ट शीट वाला जो पूरा स्टेटमेंट है वो रिवाइज करना है। और जो मेजोरिटी ऑफ द ये जो स्टार्टिंग लेवल पे जो प्योर थ्योरी दिया हुआ है, कॉस्ट के टाइप्स क्या है, वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट, सेमी वेरिएबल वाला, फिर उसके बाद में उसके जो आपने ग्राफ भी देखे रहेंगे, वहाँ पे ग्राफ भी दिया हुआ है आपको कॉस्टिंग लेवल पे। फिर फाइनेंस लेवल का कॉस्ट अकाउंटिंग और कॉस्टिंग में क्या क्या फ़र्क है, वो जो आपको टाइप्स दिए हुए हैं। और सबसे लास्ट में कॉस्ट यूनिट और कॉस्ट सेंटर्स, ये आपको मैंने मतलब मॉडल में भी टेबल दिया हुआ है जिसमें आपको टाइप्स लिखा हुआ है, यूनिट्स कौन से हैं, कौन से इंडस्ट्री वाइज, ड्राइवर, कॉस्ट सेंटर क्या है, वो लास्ट में खत्म करना। तो मतलब सबसे पहले इसका ऑर्डर क्या रहेगा, सबसे पहले हम कॉस्ट शीट वाला पार्ट खत्म करेंगे, फिर हम कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स लेंगे, फिर ये स्टार्टिंग के फर्स्ट 2 चैप्टर्स वाला सब यूनिट हम कंप्लीट करेंगे। दिस द सिंपल वे जो आप कंप्लीट कर सकते हो, मतलब ऑर्डर वाइज। अभी हम आते हैं आपके ये पेपर में। सर अभी ये जब मेरा अकाउंट्स का पेपर आता है, अकाउंट्स और कॉस्टिंग का, तो सबसे पहले मैंने क्या करना चाहिए? सबसे पहले आई सजेस्ट यू, जब आपके पास अकाउंट्स और कॉस्टिंग का पेपर हाथ में आ जाएगा, तो सबसे पहले आप अकाउंट का पेपर सॉल्व कर देना। यस, वाई सर? मतलब अकाउंट्स और कॉस्टिंग में वाई शुड आई गो फॉर अकाउंट फर्स्ट? अकाउंट इसलिए बोलता हूँ क्योंकि अकाउंट्स में आपको कैलकुलेशन वाले पार्ट बहुत ज़्यादा रहेंगे, मतलब थ्योरी के साथ में कैलकुलेशन वाले पार्ट्स भी बहुत सारे रहेंगे। तो उसके लिए मैं क्या बोलता हूँ, अकाउंट्स वाला पार्ट में टाइम ज़्यादा लगता है, तो अकाउंट्स पहले ख़त्म कर लो। जो चीज़ जो आपको 100% आती है, 100% आपको अश्योरिटी वाले क्वेश्चंस हैं, वो अश्योरिटी वाले क्वेश्चंस आप कंप्लीट कर लो। फिर समझो आपको अगर लगता है जैसे कि अकाउंट्स यहाँ पे 70 मार्क्स का है, तो 70 मार्क्स के लिए 35 क्वेश्चंस हैं। अगर आपको समझो उसमें से 25 क्वेश्चंस आपके ईजिली हो जाते हैं, तो आपने क्या करना है, ये कंप्लीट होते ही यू कैन गो विद द कॉस्ट इफ़ यू वांट। बट अगर आपको लगता है नहीं, मैं पहले जो मुझे ट्रिकी लगा है या जो भी डाउटफुल है वो मैं कंप्लीट करता हूँ, तो देख लो, पहले पूरा अकाउंट कंप्लीट कर लो, फिर आप कॉस्टिंग लेना। बट जनरली आपने अकाउंट्स पूरा पहले कंप्लीट कर लेना चाहिए, फिर ही कॉस्टिंग पे जाना चाहिए। अगर आपको लगता है कि नहीं मेरा कॉस्ट ज़्यादा स्ट्रांग है अकाउंट के कंपेरेटिवली, तो आई एडवाइज आप कॉस्टिंग में चले जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट ट्राई करो कि एक सेट लेने के बाद वो पहले कंप्लीट कर लो, नहीं तो प्रॉब्लम क्या होगा, 30 मार्क्स का है ये, 15 ही क्वेश्चन है, राइट। और आपको इसमें ज़्यादा कॉन्फिडेंस है, फटाफट खत्म करो और फिर कॉस्ट अकाउंटिंग में चले जाओ, वो भी चलेगा। बट आधा अधूरा करने से क्या होगा, अभी जैसे 25 क्वेश्चन होने के बाद आप अगर 10 क्वेश्चंस की बात करोगे रिमेनिंग के लिए, आप कॉस्टिंग कंप्लीट करोगे, फिर बाद में अकाउंटिंग का टाइम कम पड़ गया है, रह गया, तो छूट जाएगा। तो वो नहीं होना चाहिए, इसलिए पूरा एक सेट कंप्लीट करो ताकि आपको इजी जाएगा। और कॉस्ट अकाउंटिंग अकाउंटिंग के मतलब ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग वाला जो सेट है, इसके कंपेरेटिवली ईजी आता है। क्यों? क्योंकि इसमें ज़्यादा आपको कॉम्प्लिकेशंस वाली चीज़ें नहीं है जो आपकी फाइनेंशियल अकाउंटिंग में वो घुमा फिरा के क्वेश्चंस आ सकते हैं, वो आपको कॉस्टिंग में ज़्यादा नहीं मिलेगा। तो कॉस्टिंग का जो 30 मार्क्स का सेट है, दैट इज मोर वी कैन से कन्वीनियंट और वी कैन से कंफर्टेबल वन टू स्कोर। तो अभी आपकी इच्छा है, आपको जो कंफर्टेबल लगे, बट हाफ ऑफ मत करना। एक चीज़ लिया है तो पहले कंप्लीट कर देना 100% लेवल पे, फिर ही स्विच करना, राइट। आई होप आपको मैंने जो इकोनॉमिक्स और कॉस्टिंग दोनों का जो एक पैटर्न बता दिया है, प्लस आपको मैंने लास्ट डे पे क्या क्या करना चाहिए, कैसे कैसे पढ़ना चाहिए, वो सारी चीज़ें बता दी। आई होप दिस इज हेल्पफुल। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक। आई नो यू विल डेफिनेटली डू इट द बेस्ट वे। आपने इतनी अच्छी तरीके से पढ़ाई किया इतने महीनों से, अभी समय आ गया है, लास्ट 2 डेज बचा है, 15 तारीख और 16 तारीख, गिव योर 200%। और 17 की जो पेपर है, मार्क माई वर्ड्स, इतने अच्छे से पेपर हो जाएंगे आपके, फिर आपको एकदम रिलैक्स हो जाएंगे। 1-2 दिन आराम करो, देन वी आर गोइंग टू मीट 20th दिसंबर को फॉर CMA इंटर डिटेल प्लानिंग। ऑल द अनाउंसमेंट विल बी कमिंग इन योर ग्रुप और अपने यूट्यूब चैनल पे रहेगा, प्लीज़ सब्सक्राइब करके रखना, उस पर सारे फर्दर अपडेट्स आते रहेंगे, राइट। डोंट वरी अबाउट इट। वेलकम टू CMA इंटर, आई कैन ऑफिशियली से दैट। क्यों? क्योंकि आप सब लोग फ्लाइंग कलर से CMA फाउंडेशन पास हो रहे हैं, ये एश्योरिटी है। थैंक यू सो मच, बाय।